नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नाइजीरिया में बोको हराम के आत्मघाती हमले, 40 की मौत। इराक में भी आईएस के हमलों में 45 ने गंवाई जान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आतंकी हमले, अफगानिस्तान में 22 पुलिस अफसरों की मौत। 2 दिन के दौरे पर ओमान पहुंची सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री से करेंगी आज मुलाकात। आर्थिक रणनीति साझेदारी बढ़ाने पर होगा जोर। मांझी को समर्थन देने पर बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक आज। आरजेडी का जेडीयू को खुला समर्थन, मुख्यमंत्री ने भी बुलाई कैबिनेट की बैठक। स्वाइन फ्लू से अब तक 624 की मौत, राजस्थान गुजरात में बढ़ा मौत का आंकड़ा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच अब सभी पार्टियां विश्वास मत पर वोटिंग के मद्देनजर रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी की विधायक दल की आज बैठक होगी, तो कल जेडीयू ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने की कवायद की। आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि मांझी के जरिए बीजेपी सियासी हित साध रही है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 20 फरवरी को बहुमत साबित करना है। बिहार में सियासी घमासान के बीच बयानों का दौर भी जारी है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर महादलितों के अपमान का आरोप लगाया है। हमारा आरोप है कि जीतन राम मांझी एक महादलित को धोखा देने का काम नीतीश कुमार ने किया। एक महादलित था इसलिए मुख्यमंत्री बनाया, और जो कि महादलित है इसलिए हटाया जा रहा है। अगर कोई दूसरे जाति का मुख्यमंत्री होता तो नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं होती कि उसको हटाने का इस प्रकार से षड्यंत्र करते। नीतीश कुमार भी बयानबाजी में पीछे नहीं हैं। बीजेपी के आरोपों का पलटवार करने वाले नीतीश का दावा है कि साल 2000 में उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था, जबकि मुख्यमंत्री मांझी को 14 दिन मिले हैं। नीतीश के आरोपों से बेपरवाह मांझी कैंप के मंत्री बहुमत साबित करने का दावा कर रहे हैं। हमारे पास 30 से 35 लोग हैं, और आजकल में जो संख्याएं हैं, कुछ लोगों से बातचीत जो हुई है, जिन लोगों की बातें अभी हम लोगों के पास आई हैं, जो लोग फोन से संपर्क में हैं, मुझे लगता है कि हम 40 को पार करेंगे। और ये सत्य है कि बीजेपी अगर अपना रुख स्पष्ट करती है, बीजेपी अगर फ्लोर पे हम लोगों का मदद करती है, तो ये बहुमत साबित होगा। बिहार में 20 फरवरी को मांझी सरकार को बहुमत साबित करना है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। विश्वास मत से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साथ देने वाले 7 मंत्रियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इन 7 मंत्रियों को पद न छोड़ने की वजह से पार्टी ने कार्रवाई की है। निलंबित होने वालों में नरेंद्र सिंह, नीतीश मिश्र, शाहिद अली, वृषण पटेल, भीम सिंह, सम्राट चौधरी, महाचंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। जीतन राम मांझी को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। शरद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के फैसलों से बिहार में संकट खड़ा हो गया है। काम गवर्नर साहब करना चाहिए था, हमको अदालत जाना पड़ा, क्योंकि बिहार बर्बाद हुआ जा रहा है। यानी बिहार जो है वो वैसे ही एक गरीब सूबा है, और उसमें जो बजट है उसकी सीमा को कोई देखने नहीं, कुछ भी करना, यानी एक तरह से एक मुंगेरी लाल का सरकार चलाने का काम हो रहा वहां। उधर जेडीयू से निकाले जाने के बाद मांझी समर्थक मंत्रियों ने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के इस कदम पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सूचना मिली है आप लोगों के ही माध्यम से कि निष्कासित किया गया। मैं तो मानता हूं कि ये तो जो पार्टी अभी बन गई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। न वो वहां के लोग को संविधान का ज्ञान है, न कहीं किसी तरह से कौन काम किस तरह से होगा इसकी चर्चा लोग करते भी नहीं है। जिस दिन मांझी जी को निकाला था उस दिन इनके ऊपर डोरे डाले गए, लेकिन ये सब लोग नीतीश जी की बात में नहीं आए, इसलिए उनको निकाल दिया। अब तो 20 तारीख को ही पता लगेगा कि किसमें कितना दम है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही नई सरकार का गठन हो सकता है। पीडीपी और बीजेपी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनने के संकेत दिए हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक धारा 370 और आफ्स्पा जैसे मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर पीडीपी और बीजेपी पर सवाल उठाया है। अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार कानून पर बीजेपी और पीडीपी के बीच बातचीत का दौर जारी है। दोनों दलों में चर्चा इस बात पर है कि आखिर कैसे इन दोनों मुद्दों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जगह दी जाए। सूत्रों के अनुसार रविवार को दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में बीजेपी और पीडीपी नेताओं की मुलाकात हुई। हमारे संबंधित संगठन जो जम्मू कश्मीर के विषय में विशेष काम करते हैं या विशेष उनके विचार हो, उन सभी से विचार परामर्श जिस स्तर पर होना है उस स्तर पर हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात की। हालांकि इस मसले पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार बनाने के विषय में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। संगठन की ओर से कुछ एक नेताओं को अधिकृत किया गया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। उचित यही होगा कि वो इस विषय में आपसे चर्चा करें। दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है और जैसे ही इन दोनों मसलों पर अंतिम फैसला हो जाता है, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। I think there are more areas of convergence now as a result of talks between informal talks than there are areas of divergence. But we have faith in our leadership to skillfully negotiate. लेकिन दोनों ही पार्टियां सरकार गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं दे रही हैं, लेकिन लग यही रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 में से 5 उम्मीदवारों का ऐलान मंगलवार को कर दिया। राज्यसभा की तरह ये चुनाव भी दोनों ही दल समझौते के तहत लड़ रहे हैं। जल्दी ही पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी संभव है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले बीजेपी और पीडीपी के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में धारा 370 और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर क्या कहा जाता है और कितना कहा जाता है, इस पर आरएसएस की सीधी नजर है और यही वजह है कि इन दोनों पार्टियों को सरकार गठन में अभी समय लग रहा है। कैमरामैन प्रेम के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में अतिक्रमण गिराने पर पाबंदी लगाने के दूसरे दिन सरकार ने एक और बड़े फैसले का ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सभी ठेका कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी है। इस फैसले से करीब 1 लाख लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का सीधा असर स्कूलों और अस्पतालों से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा। आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक ठेके पर काम करने वाले किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने एम्स के पूर्व चीफ विजिलेंस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसी तरह से गुजरात सचिवालय में मीडिया के घुसने पर रोक लगाई थी। अब वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो कहीं पर इन दोनों की जो विचारधारा है वो एक दूसरे से मेल तो नहीं खाती। इस बीच सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी आज भी जारी रही। कांग्रेस और बीजेपी ने इसकी तीखी आलोचना की है कि मीडिया को सचिवालय में नहीं आने दिया जाएगा और उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। क्यों रोका गया है, इसके बारे में वो अपनी नीति स्पष्ट करें। हमारा ये कहना है ये फैसला तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, वरना हम इस फैसले का विरोध करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार का बचाव किया है। जैसे अधिकारियों के बैठने के लिए दफ्तर है, जैसे मंत्रियों के बैठने के लिए दफ्तर है, वैसे ही मीडिया वालों के लिए बैठने के लिए बाकायदा एक मीडिया सेंटर सचिवालय में बना हुआ है, जहां तक आराम से जाते हैं वो बैठते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में झुग्गियों को हटाने पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली पुलिस को नई सरकार को हर तरह की मदद देने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को अपना एक और वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक छोटे उद्योग लगाने के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण और एमसीडी से लाइसेंस की दरकार नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में छोटे व्यापारियों की दिक्कतों को दूर करने का वादा किया था।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने इस्तीफे की मांग खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि जिस दस्तावेज के आधार पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया गया था, उसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। चर्च पर हमले और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक कट्टरता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी समूह को एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने धर्म के चयन को निजी आजादी से जोड़ा। दिल्ली में ईसाई समुदाय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते धार्मिक उन्माद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाते हुए कहा कि किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा भी प्रधानमंत्री ने दिलाया। We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. My government will act strongly in this regard. प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion. कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला भी मौजूद थी। कुरियन ने चर्च में तोड़फोड़ की हालिया घटनाओं को अपवाद करार दिया। वित्त मंत्री ने इन अपवादों को भी अस्वीकार्य करार दिया। Some incidents of violence or attack, I would like to say they are only aberrations. They are only aberrations, and I am sure those aberrations will be dealt with seriously. Professor Kurian just now made a comment that some recent instances should be regarded as aberrations. I would only supplement what he had said, that they are not merely aberrations, Professor. These should be regarded as unacceptable aberrations in a society as liberal as India. दरअसल पिछले 6 महीने में दिल्ली में चर्च में तोड़फोड़ और चोरी की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं एक स्कूल को भी निशाना बनाए जाने से अल्पसंख्यकों में गुस्सा है। इसी तरह धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसे कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में मंगलवार को भारत बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की बातचीत हुई। इसमें सीमा पार से आतंकवादियों और तस्करों के आवागमन के अलावा अवैध रूप से एक दूसरे के इलाकों में आवाजाही को लेकर भी चर्चा हुई। भारतीय दल की अगुवाई केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने की। दोनों देशों के बीच सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने पर सहमति जताई। भारत ने बांग्लादेश से पूर्वोत्तर में चलाए जा रहे आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी सहयोग मांगा। बैठक के नतीजों को लेकर साझा बयान जारी होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि कोयला ब्लॉकों की नीलामी से आम लोगों को सस्ती बिजली सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में अरुण जेटली ने कहा कि देश में साफ सुथरे ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस मौके पर उन्होंने राज्य की तरफ से मुफ्त बिजली देने की परंपरा टिकाऊ नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए साफ सुथरे विकल्पों पर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में पहली अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेश सम्मेलन के आखिरी दिन अरुण जेटली ने कहा कि भारत के पास अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन है। Both for solar and for wind. India has a very large landmass, and therefore the raw material required for it is already right in front of us. वित्त मंत्री का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ाया गया कदम आर्थिक नजरिए से भी फायदेमंद साबित होगा। Job generation, entrepreneurship, investment resulting in profitability, competitiveness between various sectors,
filling up the gap that we have in terms of power supply, enhancement to the manufacturing sector, and yet not hurting the environment. 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में 41 देशों के 2800 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में विदेशी निवेशकों को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया गया। भारत अगले 7 साल में इस क्षेत्र में $100 बिलियन का निवेश चाहता है, जिससे सोलर उत्पादन क्षमता 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें लगातार जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विदेश वार्ताएं या फिर यात्राएं, इराक संकट से जुड़ी खबरों से उधर अगवा की गई भारतीय जहां भी है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, हर जगह है राज्यसभा टीवी की टीम। भारतीय टेलीविजन का एक चमकदार चेहरा, राज्यसभा टीवी। बात स्वाइन फ्लू के कहर की। देश में स्वाइन फ्लू से अब तक 624 मौतें हो चुकी हैं। इस बीमारी से राजस्थान में 176 जबकि गुजरात में 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। कुछ जगहों पर दवाओं की कमी की रिपोर्ट मिलने पर दवा दुकानदारों को पर्याप्त मात्रा में दवा रखने को कहा गया है। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा नहीं बेचने का भी निर्देश दिया गया है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। मंगलवार को इस बीमारी से पीड़ित 11 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर 176 हो गई है। राजधानी जयपुर में सबसे बुरा हाल है। यहाँ अब तक 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि अजमेर में 25 और नागौर में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत करीब 1 दर्जन राज्यों को इस बीमारी ने अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 150 हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 81 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 352 लोग इससे ग्रसित हैं। महाराष्ट्र में हालात बिगड़ गए हैं। अब तक यहाँ 58 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास जारी है और सारी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। मैं खुद भी लगभग रोज मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा हूं। पर्याप्त दवाइयां, उपकरण, बाकी सारी चीजें मौजूद है। करीबन 11 राज्यों में स्वाइन फ्लू की अभी असर है, उसमें गुजरात में भी ज्यादा असर है। तो दर्दियों की अच्छे से अच्छी और कोई भी चार्ज लिए बिना संपूर्ण सारवार गवर्नमेंट के खर्चे से हम करते हैं। देश भर में अब तक 8,500 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने स्वाइन फ्लू के मामलों से निपटने के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे स्वाइन फ्लू के मरीजों की जांच, उन्हें अलग रखने और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक खबर आगामी बजट को लेकर। भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक देश है, इसलिए आगामी बजट में स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा आवंटन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। 2014-2015 के सैन्य बजट में 12.5% 2,29,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर है और करीब 70% सैन्य साजो सामान आयात किया जाता है। यही वजह है कि आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए भी मेक इन इंडिया को ध्यान में रखा जाएगा।
It's undoubtedly indigenization, I think, goes at the very heart of our defense preparedness. Unless we start making major systems and integrating them at home, we cannot be sure of our defense capabilities overall. And I think the Prime Minister is laying a lot of focus on it. चाहे मिसाइल कार्यक्रम हो या फिर परमाणु कार्यक्रम, बीते 3 दशकों में भारत ने तकनीक और डिजाइन में अहम मुकाम हासिल किया है। लेकिन सीएजी ने ध्रुव हेलीकॉप्टर से लेकर हल्के लड़ाकू विमान तेजस और अर्जुन टैंक में भारी मात्रा में विदेशी सामान के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। To give confidence to the outsiders who are willing to invest into India in various infrastructure developments, is they have to be confident that the country is secure, and of course the procedure should be simplified so that they do not run from pillar to post and hit a wall ultimately. जानकारों का मानना है कि सिर्फ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना समाधान नहीं है, इसके साथ ही निर्यात नीति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने इस सिलसिले में निवेश प्रक्रिया सरल बनाने की इच्छा जाहिर की है। पलक शर्मा, राज्यसभा टीवी। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एरो इंडिया शो के 10वें संस्करण का आगाज किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। 5 दिनों तक चलने वाले एरो इंडिया शो के 10वें संस्करण की थीम मेक इन इंडिया रखी गई है। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादन और विमानन इस प्रदर्शनी में देश विदेश के अत्याधुनिक विमान अपनी नुमाइश करेंगे। दुनिया की मशहूर एरोबेटिक टीमें आसमान में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाएंगी। हालांकि इस संस्करण में ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस को कोई भी जंगी विमान शिरकत नहीं कर रहा है। एरो इंडिया शो में इस बार सबकी निगाहें स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर भी होंगी। और आइए आपको सीधा बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां नरेंद्र मोदी इसको संबोधित कर रहे हैं। They produce an output of nearly $7 billion annually. It also supports a very large pool of small and medium enterprise. Our defense industry in private sector is still small, but it already employs thousands of people. This is despite the fact that our 60% of our defense equipment continues to be imported. And we are spending tens of billions of dollars on acquisition from abroad. There are studies that show that even a 20 to 25% reduction in imports could directly create an additional 100,000 to 120,000 highly skilled jobs in India. तो अंतर्राष्ट्रीय एरो इंडिया शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये इसका 10वां संस्करण है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंची। सुषमा स्वराज तेल से भरपूर इस खाड़ी देश के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, क्षेत्रीय और दूसरे अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगी। आज सुषमा स्वराज ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगी। दोनों विदेश मंत्री इस साल संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा पर चर्चा कर सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व में भारत की खास रुचि है। यहाँ करीब 7 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। खाड़ी देश भारत की कच्चे तेल की 2/3 जरूरत पूरा करते हैं। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का अहम व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच 2013-14 में $5.7 अरब का व्यापार हुआ था। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मंगलवार को नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर बियू में कई आत्मघाती हमले हुए हैं। इन हमलों में 40 से ज्यादा लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हताहतों में ज्यादातर बच्चे और भिखारी हैं। इस बीच योबे राज्य के रेस्तरां में भी आत्मघाती हमला हुआ है। इसमें भी 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक हमला चुनावी रैली में भी हुआ। नाइजीरिया में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन हमलों के कारण ही चुनाव की तारीख को 28 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। ये हमले बोको हराम ने किए हैं।
वहीं इराक में अल बगदादी में इस्लामिक स्टेट ने 45 लोगों को जिंदा जला दिया। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि मरने वाले कौन लोग थे। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों से जुड़े लोग ये हो सकते हैं। इस्लामिक स्टेट ने 2 दिन पहले ही सुरक्षा बलों को बड़े हमले की धमकी भी दी थी। आईएस के लड़ाकों ने पिछले हफ्ते ही अल बगदादी के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये कस्बा अल असद में अमेरिकी सैन्य बलों के आधार शिविर से महज 8 किलोमीटर दूर है। और नाइजीरिया और इराक ही नहीं, दक्षिण एशिया भी कल आत्मघाती हमलों से दहल गया। पाकिस्तान में लाहौर के पुलिस मुख्यालय में कल हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली है। ये गुट हाल ही में तहरीके तालिबान से अलग हुआ था। इस हमले में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। इनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। हमला करने वाले जमात उल अहरार ने हमले को नवाज सरकार से बदला करार दिया है। उसने कहा है कि सरकार ने हमारे साथियों को फांसी पर चढ़ाया है। हमले वाली जगह यानी पुलिस मुख्यालय में करीब 5000 पुलिस अधिकारियों के निवास हैं और पास ही लाहौर प्रेस क्लब, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, रेलवे मुख्यालय, स्कूल और प्राइवेट एयरलाइंस जैसी अहम इमारतें भी हैं। उधर अफगानिस्तान में भी पिछले दिनों हमले तेजी से बढ़े हैं। मंगलवार को तालिबान के 4 आत्मघाती हमलावरों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 22 पुलिस अफसर मारे गए। हमला लोगर प्रांत की राजधानी पुले आलम पर हुआ, जो काबुल से करीब 80 किलोमीटर पूर्व में है। पहले एक हमलावर ने पुलिस हेडक्वार्टर के दरवाजे पर विस्फोट किया, जबकि दूसरे ने खुद को कैंपस में एक चौकी पर विस्फोट करके उड़ा दिया। बाकी दोनों हमलावरों ने पुलिस में इस पर गोलियां दागी। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी नेटो सेना की वापसी के बाद से ही अफगान पुलिस लगातार तालिबान के निशाने पर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कल हुए हमले के बाद दोनों देशों के सुरक्षा प्रमुखों ने बैठक भी की। इसके अलावा अपने 21 लोगों की हत्या के बाद मिस्र ने मंगलवार को भी लीबिया पर हमला किया। उसने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए। संभावना जताई जा रही है कि 2 दिन से हो रहे इन हमलों में अब तक 70 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। इस बीच अरब लीग ने भी मिस्र को समर्थन देते हुए इस्लामिक स्टेट पर किए जा रहे हमलों को सही ठहराया। एक अन्य मामले में मिस्र ने 2013 में घटी हिंसा की घटनाओं के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड के 199 सदस्यों पर मुकदमे की शुरुआत कर दी है। इनमें मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के धार्मिक उपदेशक मोहम्मद बेदिया का नाम भी शामिल है। इन सभी पर सामान्य जनजीवन को नुकसान पहुंचाने और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया गया है। इन लोगों के प्रदर्शन के बाद ही स्वीज में दंगा भड़का था। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। विश्व कप क्रिकेट में आज 7वां मुकाबला खेला जा रहा है। कैनबरा में बांग्लादेश और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। इस विश्व कप में दोनों देशों का यह पहला मैच है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें पूल ए में हैं। इस पूल में न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंकों के साथ टॉप पर है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। नाइजीरिया में बोको हराम के आत्मघाती हमले, 40 की मौत। इराक में भी आईएस के हमलों में 45 ने गंवाई जान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आतंकी हमले। अफगानिस्तान में 22 पुलिस अफसरों की मौत। 2 दिन के दौरे पर ओमान पहुंची सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री से करेंगी आज मुलाकात। आर्थिक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर होगा जोर। मांझी को समर्थन देने पर बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक आज। आरजेडी का जेडीयू को खुला समर्थन। मुख्यमंत्री ने भी बुलाई कैबिनेट की बैठक। स्वाइन फ्लू से अब तक 624 मौतें। राजस्थान, गुजरात में बढ़ा मौत का आंकड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा।